मैं नितेश कुमार मिश्रा, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान। आज हम यूरोपीय समुदाय पर चर्चा करेंगे। यूरोपियन कम्युनिटी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व रंगमंच से यूरोप का महत्व कम होने लगा था। वस्तुतः युद्ध के भीषण ध्वंस ने यूरोप को आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से निर्बल बना दिया था। जहां एक ओर पूरब में सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति आतंकित कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्कर्ष भी उसे व्यथित करने लगा था। इन दो महाशक्तियों के बीच यूरोप के राष्ट्रों में आत्मरक्षा और उन्नति के लिए विविध आर्थिक व राजनैतिक संगठनों का निर्माण किया ताकि यूरोपीय एकता सुदृढ़ हो सके। इसी संदर्भ में यूरोपीय समुदाय का यानी यूरोपियन कम्युनिटी का गठन किया गया। उन्नीस सौ 1945 में जिस समय यूरोप पूरी तरह ध्वस्त पड़ा हुआ था, उस समय दो ऐसे बौद्धिक फ्रांसीसी नेता जियां मोने और रॉबर्ट शूमा थे, जो यह सपना देखें कि कैसे जल्द से जल्द यूरोप को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर पुनर्स्थापित किया जा सके। साथ ही साथ यूरोपीय महाद्वीप के देशों के बीच एकता स्थापित की जाए। इन दोनों के प्रयत्नों से यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की स्थापना की गई। यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय EESSC यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना 1951 में हुई, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम जैसे देश शामिल थे। इस संगठन की स्थापना के पीछे बुनियादी सोच यह थी कि भले ही विभिन्न देशों के राजनीतिक नेता अपने अपने सामरिक हित के टकराव के कारण अपने हितों के बीच सामंजस्य बैठाने में असमर्थ दिखते हों, किंतु आर्थिक क्षेत्र में उद्योग धंधों एवं व्यवसायों से जुड़े कुशल श्रमिक इंजीनियर अपने अपने व्यवसाय या क्षेत्र में हितों का संयोग अधिक आसानी से देख सकते हैं। इन विद्वानों का मानना था कि इस्पात एवं कोयला जैसे नीरस विषयों में प्रगति अधिक सहज है, क्योंकि इन्हें कोई भी संवेदनशील नहीं समझता था। क्योंकि इसमें मतभेद की गुंजाइश न के बराबर होती थी। एक बार जब कोयला एवं इस्पात के नीरस दुनिया में सहयोग के फायदे यूरोपियन देशों को नज़र आने लगेंगे, तो यूरोपियन एकीकरण के सपने की साझेदारी ज़्यादा व्यापक रूप से की जा सकेगी। इस तरह यूरोपीय एकीकरण की शुरुआत कोयला और इस्पात के क्षेत्र से हुई। जो बात कोयला और इस्पात से जुड़े व्यक्तियों और औद्योगिक इकाइयों पर लागू होती थी, वैज्ञानिक बिरादरियों में भी यह साफ दिखाई देने लगा था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोयला और इस्पात ने शुरुआत में यूरोप के विभिन्न देशों को एक साथ लाने का काम कर रहा था, यानी एक सहकारी संगठन की भी स्थापना इसे होते देखते हैं। यूरोपियन समुदाय की स्थापना। वस्तुतः यूरोपीय समुदाय के अंतर्गत 3 तरह की संस्थाओं का समावेश है। ये तीनों संस्थाएं अलग अलग समय में निर्मित हुई थी। अलग अलग समय पर इनकी सदस्यता में वृद्धि होती चली गई। इनका प्रभाव विस्तार भी आगे बढ़ता चला गया। 1958 में इन 3 संस्थाओं को मिलाकर यूरोपियन समुदाय कहा जाने लगा। ये 3 संस्थाएं थीं: यूरोपीय कोयला व इस्पात समुदाय, यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार। यूरोपीय कोयला इस्पात समुदाय का जन्म 1951 के पेरिस में हुआ था। वो 6 राज्यों के हस्ताक्षर के पश्चात। यह राज्य थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। इस समुदाय का उद्देश्य राज्यों की अर्थव्यवस्था को संगठित करना, अंततः कोयले तथा इस्पात के लिए एकल बाजार की स्थापना करना,
व्यापार अवरोधकों की समाप्ति करना, मजदूरों के आवागमन को स्वतंत्र बनाना। साथ ही साथ इस संगठन ने फ्रांस एवं जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था का एकीकरण कर उनकी सदियों पुरानी शत्रुता का भी उन्मूलन कर दिया था। इसी संदर्भ में कहा जाता है, यह एक अविस्मरणीय यूरोपीय प्रादेशिक आर्थिक सहयोग का पूर्व दिवस है, जब रूर क्षेत्र का कोयला जर्मनी से फ्रांस की सीमाओं से लॉरेन की इस्पात मिलों में बिना चुंगी के जाने लगा। 1973 तक इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, डेनमार्क भी शामिल हो गए। यूरोपीय आणविक ऊर्जा समुदाय, इसे यूरेटॉम भी कहा जाता है, इस समुदाय का निर्माण 1957 में किया गया। इसका उद्देश्य यूरोप में 6 राज्यों जैसे फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड में शांतिपूर्ण परियोजना एवं आणविक शक्तियों के विकास के लिए प्रयत्न करना था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय साझा बाजार, यूरोपीय आर्थिक समुदाय को यूरोपीय साझा बाजार भी कहा जाता है। 1951 में यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय की सफलता से उत्साहित होकर इस समुदाय के 6 राष्ट्रों फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी तथा इटली ने मार्च 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में रखा गया। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का उद्देश्य एक साझा बाजार के माध्यम से पूरे यूरोपीय समुदाय में आर्थिक क्रियाकलापों का समरस विकास करना था। साथ ही साथ सतत संतुलित विकास को बढ़ावा देना था, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना था, अपने सदस्य देशों के साथ निकट संबंध स्थापित करना था। इस साझा बाजार के तहत यह तय किया गया कि सदस्य देशों में वस्तुओं के आयात निर्यात के तट पर शुल्क एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया जाएगा। एक समान कृषि नीति अपनाई जाएगी। एक समान यातायात नीति को अपनाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जिसमें व्यवस्था का स्वरूप विकृत न हो और गैर सदस्यों के प्रति एक सामान्य तट कर तथा एक सामान्य व्यापारिक नीति अपनाई जाएगी। इस प्रकार 1973 तक यूरोपीय आर्थिक साझा बाजार में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क भी शामिल हुए। ब्रिटेन में के शामिल होने का जो मुद्दा था, इस देश की घरेलू राजनीति में खासा विवादास्पद रहा है। ब्रिटेन में अनेक लोगों का मानना था कि यूरोपीय समुदाय का सदस्य बनने के बाद ब्रिटेन अपनी पहचान गंवा देगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसका महत्व आर्थिक स्वायत्तता त्यागने के साथ स्वयं कम हो जाएगा। यह बात याद रखने लायक है कि पारंपरिक रूप से ब्रिटेन खुद को यूरोपीय आर्थिक शक्ति संतुलन का तटस्थ नियामक समझता रहा है। अंग्रेजी भाषी ब्रिटेन के निवासी खुद को अमेरिका का सहोदर व घनिष्ठ मित्र समझते रहे हैं, जिसकी तुलना अन्य यूरोपीय राष्ट्रों से नहीं की जा सकती। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय अहंकार का एक और बड़ा कारण था प्रथम और द्वितीय विश्व में उसका अपराजय बना रहना। जर्मनी को हार की मुंह देखना पड़ा था। फ्रांस को भी जर्मन आक्रमणकारियों के सामने घुटने टेकने पड़े थे, लेकिन ब्रिटेन इन सब से बचा रहा था। ब्रिटेन सब कारणों से अपने को यूरोपियन नहीं, अटलांटिक बिरादरी का हिस्सा मानता था। ब्रिटेन के अनमने सदस्यता के कारण यूरोपीय समुदाय बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सका। आगे 1981 में ग्रीस ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्यता स्वीकार की। 1986 में पुर्तगाल और स्पेन ने भी यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सदस्यता को स्वीकार करता है। 1991 में नीदरलैंड के मास्ट्रिच नामक स्थान पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के 12 सदस्यों का शिखर सम्मेलन होता है। यह सम्मेलन यूरोपीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में जाना जाता है। इस सम्मेलन में यूरोपीय एकीकरण के लिए पुरानी संधियों में संशोधन कर आर्थिक समुदाय का नाम यूरोपीय संघ कर दिया गया। इस प्रकार यह यूरोपीय यूनियन नवंबर 1993 से अस्तित्व में
आ गया। यानी यह जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, इसे ही 1993 से हम यूरोपीय संघ के रूप में जानते हैं। इस प्रकार यूरोपीय समुदाय के द्वारा जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण किया गया था, या फिर एक साथ यूरोप के विभिन्न देशों को एक साथ लाने के लिए जो जो शुरुआती प्रयास किए गए थे, उसी का एक सम्मिलित प्रयास 1993 में यूरोपीय संघ के रूप में निकलकर सामने आता है। इस प्रकार हमने यूरोपीय समुदाय के बारे में जाना और किस प्रकार यूरोपीय संघ का निर्माण होता है, किस प्रकार यूरोप में एकीकृत बाजार, एकीकृत अर्थव्यवस्था, एकीकृत संसद प्रणाली का निर्माण होता है, इसे हमने देखा। धन्यवाद।